नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। संपूर्ण विश्व में वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित ये जैव विविधता शब्द है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कन्वेंशंस, अनेक कमेटियाँ, अनेक समझौते इसको बचाने के लिए किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो संपूर्ण पृथ्वी पर समस्त जो जीव जंतु और पादप है उनको समाहित किए हुए हैं जैव विविधता। जैव विविधता के अंतर्गत समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, चाहे सूक्ष्म जीव हो, प्रोटोजोआ हो, कवक है, शैवाल है, समस्त उसके अंतर्गत समाहित है। परिभाषा के रूप में यूएस सोसाइटी की परिभाषा 1987 में सबसे पहले उन्होंने ये परिभाषा दी कि जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकी जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। यानी कि जो समस्त जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें जो विभिन्नता है, वेरिएबिलिटी है, विषमता है और पारिस्थितिकी जटिलता है, उसको बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी कीट वैज्ञानिक एडवर्ड ओ विल्सन ने 1986 में बायोडाइवर्सिटी शब्द है सबसे पहले काम में लिया। अमेरिका के एंटोमोलॉजिस्ट थे उन्होंने। और उसके बाद इसका यदि स्तर की बात करें, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के यदि स्तरों की बात करें तो इसके 3 स्तर, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, वो 3 है। पारिस्थितिक तंत्र विविधता यानी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, दूसरी है प्रजाति जैव विविधता यानी स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, और तीसरी है आनुवांशिक या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ये 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। भारत में वैसे देखें, संपूर्ण विश्व में देखें तो संपूर्ण पृथ्वी पर यदि जैव विविधता की बात करें तो 50 से 300 लाख के प्रजातियां हैं वो संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाती है, परंतु उनमें से केवल 17 से 20 लाख प्रजातियां हैं उनको ही वैज्ञानिक है वो पहचान पाए हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि वर्तमान में भी इस पृथ्वी पर ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी पहचान अभी तक की नहीं जा सकी है, यानी बहुत ज़्यादा। तो ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी है उस पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से वो काफ़ी समृद्ध है। भारत में जैव विविधता की यदि बात करें तो विश्व के 17 मेगा जो जैव विविधता क्षेत्रों में से भारत एक है। यानी मेगा बायोडाइवर्सिटी के जो सेंटर्स है 17, उनमें से भारत एक महत्वपूर्ण और समृद्ध बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र है। बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी की जो ध्रुव है उन पे कम पाई जाती है, और जैसे जैसे जो इक्वेटर है वो मध्य रेखा है उसकी तरफ ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर बायोडाइवर्सिटी है उसकी सघनता या बायोडाइवर्सिटी में वो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है वो काफ़ी समृद्ध है, रिच है। जो 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी के यदि उनके सेंटर्स की बात करें केंद्रों की, तो जो इक्वेटर के आसपास के, चाहे वो कोलंबिया हो, चिली हो, पेरू हो, ब्राज़ील, कांगो बेसिन, मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत, तो ये महत्वपूर्ण यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, उसके हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं अधिकांश। भारत में बायोडाइवर्सिटी के यदि हॉट स्पॉट्स जो एक शब्द है, टर्म है, वो काम में लिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे स्थान जो बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से काफ़ी रिच हो और वहाँ पर जो
विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनकी अधिकता हो, उनको हॉट स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से। भारत में यदि बात करें तो भारत में संपूर्ण विश्व में 25 हॉट स्पॉट्स की बात की गई है। कई बुक्स में 34 हॉट स्पॉट्स का भी उल्लेख किया गया है। तो उनमें यदि देखें तो भारत में 2 हॉट स्पॉट्स का संपूर्ण क्षेत्र भारत में, और एक तीसरा हॉट स्पॉट इंडो बर्मा, उसका आंशिक भाग है वो भारत में स्थित है। पश्चिमी घाट जो दक्षिणी भारत का या प्रायद्वीपीय भारत है, उसका पश्चिम का जो केरल, गोवा और कर्नाटक का भाग है, वहाँ उस क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से वो काफ़ी समृद्ध है, और वहाँ पर जो विलुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं वो भी अधिक पाई जाती है। पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है, जिसमें पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, ये भाग भी बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से हॉट स्पॉट है। इंडो बर्मा आंशिक भाग, इसमें इंडो बर्मा में म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड है, ये क्षेत्र और इंडोनेशिया, इसका कुछ भाग है जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का जो भाग है वो इस जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है उसमें आता है। तो ये क्या कहा जा सकता है कि भारत में जो हॉट स्पॉट्स है बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से, उनमें 2 है उनका संपूर्ण क्षेत्र भारत में, एक आंशिक क्षेत्र है। अब देखते हैं जैव विविधता के विलुप्त होने के क्या कारण है। वर्तमान में देखा जाए, जो अभी उल्लेख करेंगे अपन, रेड डाटा बुक है, उसके अनुसार संपूर्ण विश्व में यानी कि जो जंतु प्रजातियाँ, उनमें से 4000 और पादप प्रजातियाँ, 60,000 पादप प्रजातियाँ हैं, वो विलुप्त होने के कगार पर है। तो इसके क्या कारण है, उनमें यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण है वो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि मानवीय गतिविधियों के कारण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, और जो वन क्षेत्र है वो कम हो रहा है, उसकी वजह से वर्तमान में क्लाइमेटिक चेंज यानी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जो सीजन्स है उनकी शिफ्टिंग हो रही है, उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सबसे ज़्यादा खतरा है। और यदि दूसरा कारण देखें तो प्राकृतिक आवासों में कमी, जैसा जनसंख्या पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, उसकी वजह से जो वन क्षेत्र है या प्राकृतिक है उनकी कटाई की जा रही है, चाहे वो लकड़ी के लिए हो, चाहे इमारती या फर्नीचर के लिए हो। उसकी वजह से जो प्राकृतिक आवास है वो कम हो रहे हैं, और उसकी वजह से भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो को नुकसान पहुंच रहा है। तीसरा, कृषि एवं वानिकी की व्यावसायिक प्रवृत्ति, जैसे जैसे कृषि यानी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री है उसका कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंच रहा है। और बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से वर्तमान में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। अब बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए यदि देखें तो जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसका 2 प्रकार से कंजर्वेशन किया जा सकता है। स्वस्थानिक इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि इस मेथड में जो भी प्रजाति, चाहे वो जंतु हो, पादप हो, विलुप्ति के कगार पे होती है, उसको उसी के प्राकृतिक आवास में यानी कि जहाँ पे वो पाई जाती है वहीं पर उसका संरक्षण किया जाता है। और इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व है, अभ्यारण्य है, इनकी स्थापना की गई है। और इस प्रकार से इन सीटू कंजर्वेशन है वो बायोडाइवर्सिटी का किया जा रहा है। दूसरा इसका मेथड है बहिस्थानीय एक्स सीटू कंजर्वेशन। बहिस्थानीय कंजर्वेशन, इसमें
यानी कि जो प्रजाति या संकटग्रस्त होती है उसको उस स्थान से जहाँ पर वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है वहाँ से हटाकर उसको कृत्रिम रूप से किसी पर्टिकुलर स्थान पर ले जाकर उसका संरक्षण किया जाता है। और इसके उदाहरण जैसे बीज बैंक, सीड बैंक्स बनाए जा रहे हैं, जीन बैंक्स बनाए जा रहे हैं, टिश्यू कल्चर लैब हो सकती है, बोटनिकल गार्डन हो सकता है। तो इस प्रकार के इसके उदाहरण हैं। आप देखिए इसमें जैव विविधता संरक्षण के लिए यदि प्रयास एफर्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल एफर्ट्स में ये इंटरनेशनल एफर्ट्स की सबसे पहले बात करते हैं। यूएनओ की एक एजेंसी है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। और ये एजेंसी है वो बायोडाइवर्सिटी उसके संरक्षण के लिए कार्य करती है। इसके तहत 1972 में रेड डाटा बुक है वो है उसका प्रकाशन किया गया। और रेड डाटा बुक है उसमें जो वर्तमान में लुप्त हो रही प्रजातियां हैं प्रजाति है उनकी आवाज़ है उसके बारे में पूरी डिटेल है उसका प्रकाशन किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि भारत में नेशनल एफर्ट्स की यदि राष्ट्रीय प्रयासों की यदि बात करें तो 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना और उसके तहत पूरे देश भर में उसी के तहत 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल NGT जिसको कहा जाता है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 ये अस्तित्व में आया। और इसका गठन करने का जो उद्देश्य भारत सरकार का रहा कि जो भी चाहे वन हो चाहे मृदा हो या पर्यावरण हो या बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो भी प्रकरण है वो NGT है उसमें जाएंगे। और उसमें जो NGT है वो जो दिशा निर्देश देगा उसके तहत राज्य सरकारों को और भारत सरकार को काम करना है। इसका हेडक्वार्टर की यदि बात करें NGT का तो भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल में इसका मुख्यालय है NGT का। और इस प्रकार से राजस्थान सरकार की यदि बात करें तो 2010 में उसने यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता बोर्ड है उसका गठन कर रखा है। और यहाँ पर भी जो NGT हो या जो इंटरनेशनल IUCN जो भी जिनकी दिशा निर्देश है उनका पालन किया जाता है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण का प्रयास किया जाता है।